आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हमारे साथ है एक ऐसे युवा लेखक जो सामाजिक मुद्दों के साथ अपने विचारों को अपने कलम से व्यक्त करते हैं। निखिल गजभिये। ये चेहरा भले ही आपके लिए थोड़ा सा कम पहचाना हो सकता है, लेकिन उनके लेखन के ज़रिए, उनके कलम के ज़रिए आप उनकी उस गहन सोच को आप समझ सकते हैं और उनके मन में चल रहे उस द्वंद्व को भी समझ सकते हैं, जिस द्वंद्व को इस समय किसी सुलझाव की तरफ ले जाने की बड़ी ज़रूरत है। हम आपसे सीधे मुखातिब कर रहे हैं आज विशेष में निखिल गजभिये। निखिल गजभिये साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गजभिये साहब, हम तो आपकी इस पूरी भेंट को यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि लेखन की ओर आपका झुकाव कैसे रहा? ये आपने सवाल जो पूछा है बहुत ही अच्छा पूछा है। लेखन की ओर मेरा ये है कि 2-4 साल पहले से मैं डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्यों पर ज़्यादा भर दे रहा हूँ। और इन साहित्यों में क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बाबा साहेब की उस लेखन कला को देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं? लेखन कला में देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ और साहित्य में भी पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने जो महापुरुष है उनकी भी किताबों को ज़्यादा भर दे रहा हूँ। हमारे अभी इतिहास में जो है, इतिहास में हमको थोड़ा मिलावट तरीके से पता चलता है कौन से राज्य में कौन महापुरुष ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सब को भर दिया है और उन्होंने अपना खुद साहित्य लिखा है कि सबको समझना चाहिए। इसी बात का मैं उनको श्रेय देता हूँ और उनके वजह से मैं उनका आदर समझ के अपने लेखन में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस समय आपने बाबा साहेब की जो साहित्य रचना को आपने पढ़ना शुरू रखा या जारी रखा है, उसमें वो कौन सा साहित्य है, कौन सी पुस्तकें हैं जिनको आप इस वक्त पढ़ रहे हैं? मैं अभी इस वक्त पढ़ रहा हूँ हाउ व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू बी अनटचेबल। अच्छा, तो इस पुस्तक में क्या खास देखते हैं आप? अभी शुरुआत है या हो चुकी है? नहीं, हो चुकी है बोलना। अच्छा, क्या विशेषता क्या देखते हैं आप इसमें? इसमें विशेषता है कि कांग्रेस ने हम सर क्या क्या किया है, गांधी ने हमारे साथ कौन सी धोखेबाजी की है, क्या षड्यंत्र रचा है। इस बात में मैं वो किताब में मैं देख रहा हूँ और मैसेज भी दे रहा हूँ कि कांग्रेस में हमारे लोग ज़्यादा जा रहे हैं जी, और कांग्रेस से जाने से क्या हमारा नुकसान हो रहा है, ये बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जहाँ बाबा साहेब सचेत कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। इस समय हम लोग निखिल गजभिये साहब से जो बातचीत कर रहे हैं, आपको बताएं कि ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बौद्धांनी जनगणनित काय लिहावे। वैसे पुस्तक मूल रूप से मराठी में है, हिंदी में इसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि बौद्धों ने जनगणना में क्या लिखना चाहिए। और ये जो विषय है, इस विषय के साथ ये पुस्तक आई है निखिल गजभिये जी की। बहुत सारे लोगों के मन में ये संभ्रम होता है कि भाई जनगणना में क्या लिखना चाहिए। एक बात हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे गजभिये साहब, जब आप ये पुस्तक लेकर आए हैं कि बौद्धांनी जनगणनित काय लिहावे, क्यों ये विषय आपके मन में आया? एक्चुअली 2011 के पॉपुलेशन में तो मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाया हूँ। मैं छोटा भी था उस समय, पढ़ रहा था उस समय, ध्यान नहीं दे पाया हूँ। फिर 2-4 साल से मैं किताबों को पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य, अपने महापुरुष के साहित्य को पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैंने जनगणना के बारे में ज़्यादा अभी चर्चित में है कि महार लोगों का क्या होगा। और हमारे लोग तो वही बोलते हैं कि बौद्धों को महार बोलो, महार को बौद्ध बोलो, और बाकी अच्छा, ऐसे बहुत सारे भ्रम आ रहे हैं। इसमें मैंने सोचना चाहिए कि बौद्धों के ऊपर तो जाति रहती नहीं है। वैसे बौद्धों को में जाति रहती नहीं है, फिर क्यों जाति बताने का? इसलिए जनगणना का विषय हमारा बहुत ही ज़्यादा सुझाव में रहेगा। जी। ये जो आपने इस विषय को पकड़ने की कोशिश की और इस विषय को लिखने की भी कोशिश की, हम आपसे एक बात ये भी समझना चाह रहे हैं कि बहुत कम युवा ऐसे हैं जो इस तरह के विषयों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने ये बड़ी अच्छी पहल की है। क्या आप किसी शिक्षा के क्षेत्र से या फिर लेखन के क्षेत्र से, मतलब आपका जीवन कैसा है? क्या आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं? टीचिंग हो, शिक्षा हो, किस क्षेत्र से जुड़े हैं आप? एक्चुअली मैं लेखन के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा अभी देख रहा हूँ कि हमारे देश में क्या हालत हो रही है और पिछले इसमें क्या हालत हो गई है। इस वजह से कैसा लेखन की इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा भर दे रहा हूँ। थोड़ा अच्छा। मैं लिख रहा हूँ लेखन के इसमें थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम और क्या कर सकते हैं। जी। अगर हम आपकी बात से अगर ये समझना चाहें, आप इस समय
बाबा साहेब का बहुत सारा साहित्य पढ़ रहे हैं। जब आपने ये पुस्तक लिखी कि बौद्धों ने जनगणना में क्या लिखना चाहिए, तो आपने ज़रूर बाबा साहेब की धम्म क्रांति को समझने की कोशिश की होगी। हाँ, तो आप कैसा समझते हैं बाबा साहेब का ये पूरा धर्मांतरण और इस धम्म दीक्षा को? एक्चुअली 1935 में डॉक्टर आम्बेडकर ने धर्मांतरण की घोषणा की थी। उसके बाद उन्होंने मुक्ति पते कौन की किताब लिखी थी। मुक्ति पते कौन में उन्होंने खास लिखा है कि हम हिंदू से अलग है, मुक्ति पते कौन में। और धर्मांतरण कीजिए, समता प्राप्त करनी है तो धर्मांतरण कीजिए, आज़ादी हासिल करनी है तो धर्मांतरण कीजिए, ये सब बातें उन्होंने लिख के रखी है। इस बात को समझ कर उन्होंने धर्मांतरण जब किया 21 साल बाद, तो 1956 में, हाँ 1956 में 21 साल बाद 14 अक्टूबर नागपुर में जो धर्मांतरण किया उन्होंने, तो अकेले उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। उन्होंने उनको सोचा कि 21 साल उन्होंने क्यों लगाए, क्योंकि उनको सारे लोगों को धर्मांतरण करना था, सारे लोगों को उन्होंने बौद्धमय करना, उनका सपना है था कि भारत बौद्धमय करूँगा। और एक्चुअली अभी लोग तो सिर्फ बात कर रहे कि बौद्धमय करेंगे बौद्धमय करेंगे, फिर जाति में अड़े हुए हैं। आप कैसा समझ रहे हैं इस पूरे धम्म दीक्षा को, कि क्योंकि अभी तो लगभग 6.5 दशक का वक्त ये बीत चुका है। एक्चुअली कैसा है, हम अभी जैसे सिख मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बौद्धों ने भी अपने अपने तरीके से काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर हो सकता है? एक्चुअली ऐसा तरीका है कि बौद्धों ने अपनी जो है डेवलप करना चाहिए, जाति पाति ख़त्म कर देनी चाहिए जी। अभी भी बौद्धों में वही पोट जाति, जो जाति अपने को मानते हैं, जैसे महार जाति, उसमें जो पोट जाति है वही एक्सेप्ट कर रहा है आज भी, पर वो ख़त्म कर देना चाहिए और डेवलप के इसमें रहना चाहिए। उन्होंने जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक में है तो बौद्धों भी अल्पसंख्यक इसमें रह के वो डेवलप करना चाहिए। उन्होंने सेपरेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, सेपरेट कॉलेज स्कूल ऐसे ओपन होने चाहिए, मतलब बौद्धों के साहित्य से बौद्धों का प्रचार होना चाहिए। ये कौन करेगा ऐसा आपको लगता है? अभी तो हम लोगों ने करना चाहिए। क्या इसके लिए कोई खास संगठन की व्यवस्था बने, या फिर ये संगठन कुछ आगे बढ़े, या फिर इस संगठन का कोई खाका हो, कोई ढांचा हो, इसका कोई एजेंडा हो? आपको क्या लगता है एक लेखक के रूप में, आप जब इस पूरे विषय पर सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस काम में आगे बढ़ना चाहिए? हम लोगों ने ऐसा संगठन बनना चाहिए, पर कैसा है बौद्ध बाकी जैसे बाकी कम्युनिटी को हम बौद्ध में जैसे करेंगे एक्सेप्ट में, तो हमें पहले उनके सामाजिक स्तर पर देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने वैसे ही कहा है एनालिसिस ऑफ कास्ट में कि राजनीतिक क्रांति के पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति होना खूब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी। हमने जब देखा कि ये बौद्धों ने जनगणना में क्या लिखना चाहिए, जो आपका पुस्तक है, इस पुस्तक की भूमिका में आप क्रांति प्रतिक्रांति का जिक्र करते हैं। बाबा साहेब ने जैसे रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, ये जो उनका पुस्तक लिखी है उसका आपने जिक्र किया है। आप कैसा समझाते हैं, लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं डॉक्टर आम्बेडकर क्रांति और प्रतिक्रांति पर? डॉक्टर आम्बेडकर ने क्रांति और प्रतिक्रांति में सीधा कहा कि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। और उन्होंने कहा कि इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ है, अभी हम उसको सुधार सकते हैं। इतिहास में बौद्ध का उदय हुआ तो क्रांति की शुरुआत हो गई जी। फिर उसके बाद ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति लिखी, प्रतिक्रांति में हमारे साथ क्या हुआ, शूद्रों के साथ क्या हुआ है, स्त्रियों के साथ क्या है, और इसके वजह से हमको सुधार लाना चाहिए। वो इतिहास पढ़ के हमको सुधार लाना चाहिए। अगर अब वर्तमान में जैसा कि आपका ये लक्ष्य है कि क्रांति और प्रतिक्रांति की इस पूरे संघर्ष में बुद्ध धम्म जो है ये बड़ा विशेष है, तो इसकी विशेषता पर क्या कहेंगे आप? बुद्ध धर्म एक रियलिटी और श्रेष्ठ धर्म है दुनिया में माने तो, और बुद्ध धर्म से ही दुनिया के सारे मानव जाति का उद्धार होगा। एक्चुअली बुद्ध धर्म बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति है जो बुद्ध के अलावा बाकी सब धर्म संस्थाओं ने खुद को रोल अप सेवियर कहा है, बट बुद्ध ऐसा है जो फ्रेंडफुली टीचिंग करते हैं। उन्होंने फ्रेंडफुली उपदेश कहा है। हिंदू धर्म की बात करें तो उनके सामाजिक उपदेशों में असमानता है, और बुद्ध के सारे उपदेशों में समानता है। अगर इसको बहुत सामान्य लोगों को इन चीज़ों को अगर समझाना जाए जीवन में उतारने के लिए, तो उदाहरण के तौर पर कैसा समझाएंगे आप? सादे तौर से तो उनको लोगों को प्रेम से ही समझाना ज़्यादा महत्वपूर्ण। आजकल लोग जैसे पढ़ते हैं बुद्ध धर्म के बारे में, तो जो बाकी के लोगों को कैसा है थोड़ा ढंग से समझा नहीं पाते, पर हमसे वो लोग तो ज़्यादा मतलब समझते नहीं है, पर उनको प्रेम से समझाना चाहिए कि बुद्ध धर्म में क्या विशेषता है।
अगर विज्ञानवाद और ये जो बुद्धिज़्म है, इन दोनों को अगर एक दूसरे के सामने रखा जाए, आमने सामने, तो कैसा समझाएंगे आप? एक्चुअली बुद्धिज़्म ही विज्ञानवाद है। अच्छा। बुद्धिज़्म अगर हिंदुइज़्म में देखेंगे तो सारे सुपरस्टिशन में भी आते हैं, पर बुद्धिज़्म में आने के बाद हम लोग थोड़ा विज्ञानवाद की बात करते हैं। बुद्धिज़्म ही विज्ञानवाद है, ये मैं कह सकता हूँ। अरे एक ये जो पूरी बातचीत है, इस पूरी बातचीत में एक बात जो हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, आप लिखते बहुत लंबा है, बोलते बहुत कम हैं। अगर हम इस बातचीत को समेटना चाहेंगे और फिर इस पुस्तक के आलोक में और एक लेखक से जो बातचीत हो रही है, कैसा सोचते हैं आपकी आगे चलकर किस तरह के लेखन साहित्य को आप लेकर आना चाहेंगे? एक्चुअली लेखन साहित्य ज़्यादा होना महत्वपूर्ण है। नहीं, आप किस लेखन पर काम कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त मैं किसानों के लेखन पे काम कर रहा हूँ। मतलब किसानों की समस्या पर? हाँ, किसानों की समस्या क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनका इतिहास कैसा था। अच्छा, तो इसके संबंध में आपने कोई बाबा साहिब की पुस्तक भी रेफर की? इनके संबंध में मैंने अभी तक बाबा साहब की पुस्तक रेफर नहीं की, पर एक पुस्तक है उनकी, एक पुस्तक है वो वित्त एंड प्रबंधन वाली, वो स्मॉल होल्डिंग्स। हाँ, वो किताब की पुस्तक है, उसमें उन्होंने थोड़ा शेतकारी बारे मतलब किसानों के बारे में थोड़ा जिक्र किया है उन्होंने, तो वो रेफरेंस नहीं, बाबा साहब का तो एक बड़ा निबंध भी है इस पर जो उन्होंने बहुत पहले लिखा था, जो स्मॉल होल्डिंग्स जो है। हाँ, वही किताब में छोटे किसानों की जो समस्याएं हैं, उनका जो वित्तीय प्रबंधन है और वित्तीय प्रबंधन के साथ उनकी जो समस्या है उसका उपचार क्या है, तो उसके उपाय भी लेकर आ रहे हैं। तो उसके प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़ पर वो बात करते हैं। तो ये बात तो है। तो आप इस समय किसानों की समस्या को कैसे समझ रहे हैं? अभी किसानों की समस्या ये है कि उनकी मजबूरी का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे किसान में जो कर्जा ज़्यादा ले रहे, कर्जा की मजबूरी पे वो अपना कुछ भी मतलब माल जो अपना जो भी वो है, किसानों का जो भी साहित्य, किसान का जो भी माल वगैरह वो किसी भी भाव में बेच देते हैं। उनकी जो मजबूरी है, वो मजबूरी का फ़ायदा आज सरकार उठा रही है, तो मजबूरी ख़त्म करना चाहिए किसानों की, ये बात मैं उनको। नहीं, आपकी पुस्तक किस बात पर केंद्रित है? वही किसानों की मतलब जो सोच है उनकी, जो कर रहे काम वो खुद पे निर्भर, स्वाभिमान पे निर्भर रहना चाहिए, आत्मविश्वास पे उन्होंने अपने काम करना चाहिए, यही मैसेज वो किताब दे। चलिए, इस वक्त तो हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन हम आपसे एक अंतिम टिप्पणी भी लेना चाहेंगे कि लेखन में वो क्या खासियत होना चाहिए कि जिस खासियत से लेखन ये बड़ा विशेष हो जाता है। क्योंकि इस वक्त आपकी ये जो पुस्तक आई है कि बौद्धान्य जनगणित काय लिहावे, पुस्तक भले ही मराठी में है, लेकिन अगर इसको विशेषता में मतलब आज का ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, तो आपने किसानों की बात की, वो भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि लेखन में क्या विशेषता होनी चाहिए? एक्चुअली स्पेशली लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लेखन में भर देना चाहिए, ये विशेषता ज़्यादा होनी चाहिए, उनमें थोड़ी जागरूकता, अवेयरनेस थोड़ा निर्माण होना चाहिए, ये विशेषता उनमें ज़्यादा रहनी चाहिए। लेखन में अवेयरनेस नहीं आएंगी तो लेखन में मज़ा नहीं आएगा। जी, हम बातचीत कर रहे थे निखिल गजभिये साहब से। निखिल गजभिये एक युवा लेखक है और इस वक्त उन्होंने ये जो पुस्तक है, इस वक्त में लोगों में जो बड़ा भ्रम है, उस भ्रम पर ये बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है कि बौद्धान्य जनगणित काय लिहावे, यानी कि बौद्धों ने जनगणना में क्या लिखना चाहिए। तो ये इस तरह की शीर्षक के साथ ये पुस्तक सबके पास आ रही है और मतलब आ चुकी है, बाज़ार में आ चुकी है, और इसी के लेखक निखिल गजभिये साहब से ये बातचीत चल रही थी। गजभिये साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।